Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will continue our topic in relation to the equilibrium of perfectly competitive firm. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने परफेक्ट कंपटीशन के कॉन्सेप्ट को, उसके डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हम स्टडी कर रहे थे अबाउट द प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन और इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। यानी कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के रेफरेंस में प्राइस आउटपुट को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, इसके रिलेशन में हम टॉपिक को स्टडी कर रहे थे। तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन वाज द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड सेकंड वन वाज द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में मैंने तीन सिचुएशंस को कंसीडर किया था। द फर्स्ट वन इज सम ऑफ द फर्म्स विल बी अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, सम ऑफ द फर्म्स विल बी incurring minimum losses and some of the firms will be earning only normal profits. तो इन कंडीशंस में मैंने आपसे फर्स्ट कंडीशन दैट इज मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट की कंडीशन को डिस्कस किया था, जहां मैंने आपको बताया था कि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है और इस केस में किस तरीके से फर्म अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करती है। अब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकेंड सिचुएशन दैट इज मिनिमाइजिंग लॉसेस। So here you are given with the second situation that is minimizing losses. ये केस कब एराइज होगा? जब फर्म का एवरेज रेवेन्यू उसके एवरेज कॉस्ट से कम होगा, यानी कि उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो ज्यादा है और जो उसका पर यूनिट रेवेन्यू है वो कम है। तब क्या सिचुएशन क्रिएट होगी? लॉस की सिचुएशन क्रिएट होगी, क्योंकि प्रॉफिट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। और अगर एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, तब तो प्रॉफिट सिचुएशन हो गई। लेकिन अगर एवरेज रेवेन्यू कम हो गया एवरेज कॉस्ट से, तो ये लूजिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसको हम एक प्रॉपर डायग्राम के हेल्प से प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि आपको ये डायग्राम में दे रखा है। दैट इज गिवन यू इन द डायग्राम। तो हियर यू आर लुकिंग द डायग्राम जो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अबाउट द मिनिमम लॉस। कैसे ये आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसको हम समझ लेते हैं इन द ग्राफ। जैसे मैंने आपको बताया था, हमें लॉस या प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो कर्व्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो रेवेन्यू कर्व्स की और दूसरी कॉस्ट कर्व्स की। क्लियर? तो रेवेन्यू कर्व्स में मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था कि परफेक्ट कंपटीशन में जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व उस एवरेज रेवेन्यू कर्व को कोइंसाइड करता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं होता है। एक ही प्राइस पर सारी फर्म्स अपने आउटपुट को सेल कर रही होती हैं, चाहे आउटपुट ज्यादा है या आउटपुट कम है, यानी कि डिमांड ज्यादा है या डिमांड कम है, प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं होता है। इसी वजह से परफेक्ट कंपटीशन में जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के इक्वल होता है और एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। क्लियर? अब बात करते हैं एवरेज कॉस्ट कर्व की, क्योंकि एवरेज कॉस्ट क्या है? ज्यादा है, तो इट विल लाई अबव द एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये यू शेप्ड होता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। क्लियर? और जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो क्या करता है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए क्रॉस कर जाता है यहां से। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एसएमसी। ये भी ऑलमोस्ट यू शेप्ड होता है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट? एमआर मस्ट बी इक्वल टू एम सी। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं किस सिचुएशन में दोनों इक्वल है। दिस इज द एसएमसी कर्व, दिस इज द एमआर कर्व, बोथ आर इक्वल एट दिस पॉइंट ई। ई पॉइंट पे दोनों इक्वल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इस ई पॉइंट के रेफरेंस में हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये ई पॉइंट क्या कहलाएगा? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। इस पर्टिकुलर फर्म का ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। इसके पैरेलल मैंने प्राइस तो वही रहेंगे ओपी, इसको मैंने ऊपर तक बढ़ाया तो ये एवरेज कॉस्ट कर्व को C1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है। इस C1 का करस्पॉन्डिंग मैंने बाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर रहा, तो ये पॉइंट आ गया C। यहाँ जो C1Q है
वो क्या शो करेगा, एवरेज कॉस्ट को, और ये किसके बराबर होगा, ये ओसी के बराबर होगा। ई क्यू क्या शो करेगा, एवरेज रिवेन्यू को, क्योंकि ये एवरेज रिवेन्यू कर्व के अकॉर्डिंग है, और ये किसके बराबर होगा, ओपी के बराबर। तो यहां देखिए इन द थ्योरी एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू ए आर, यानी शॉर्ट फॉर्म होगा इसकी, एंड ए आर किसके बराबर है, ई क्यू के, ये बराबर है किसके, ओपी के। एवरेज कॉस्ट C1 क्यू, और ये किसके बराबर है, ओसी के। यानी कि ओपी हो गया एवरेज रिवेन्यू और ओसी हो गई एवरेज कॉस्ट। ज्यादा दिखाई दे रही है दोनों एक दूसरे से। इसका मतलब जो डिफरेंस होगा इनका वो क्या शो करेगा, लॉस पर यूनिट को। तो लॉस पर यूनिट कितना हो जाएगा, एसी माइनस ए आर। एसी कितना है, ओसी, एंड ए आर इज इक्वल टू ओपी, ओसी माइनस ओपी, और ओसी माइनस ओपी किसके बराबर रहेगा, पीसी के बराबर आ जाएगा। दिस पीसी विल रिप्रेजेंट लॉस पर यूनिट। अब मुझे टोटल लॉस निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्विलिब्रियम आउटपुट देखना है कितना होगा, ओ क्यू। ये क्या शो करेगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट को शो करेगा, और ये किसके बराबर होगा, ये पीई के बराबर होगा डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो टोटल मिनिमम लॉस कितना होगा, जब हम लॉस पर यूनिट को इक्विलिब्रियम आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मिनिमम लॉस निकल कर आ जाएगा। लॉस पर यूनिट हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कितना है, पीसी, और इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना है, पीई। पीसी इंटू पीई, देखिए यहाँ पर डायग्राम में पीसी इंटू पीई, ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर एरिया पी सी C1 E है बराबर। दिस रेक्टेंगुलर एरिया पी सी C1 E ये क्या शो करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट द मिनिमम लॉस। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम एक फर्म के रेफरेंस में मिनिमम लॉस की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड सिचुएशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। और ये थर्ड सिचुएशन क्या है, इट इज इन रेफरेंस ऑफ द अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली, यानी कि जब फर्म केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही होगी। ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन दिस सिचुएशन विल बी पॉसिबल। इसके लिए देखिए दिस इज गिवन टू यू अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली। ये कब है, जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल है। क्लियर। तो यह क्या होता है, जब आप फर्म अपना एवरेज रेवेन्यू डिसाइड करती है तो इसके अंदर एक नॉमिनल प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाता है जो बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए जरूरी होता है। तो ऑटोमेटिकली यहां पर फर्म क्या करती है, उस पर्टिकुलर एडेड प्रॉफिट के बेसिस पर अपनी रेगुलर एक्टिविटीज को रन करती रहती है। तो इस प्रॉफिट को हम नॉर्मल प्रॉफिट का नाम देते हैं। तो हम यहाँ उस सिचुएशन को स्टडी करेंगे जब फर्म केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही होगी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज यू आर लुकिंग इन द डायग्राम। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में मैंने क्या जो करा है, दैट इज द प्राइस, फिक्स प्राइस है, और इसके करेस्पॉन्डिंग आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दोनों कोइंसाइड करेंगे। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, इसी वजह से एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं। क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर है, तो इसका मतलब जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व को टच करेगा, या हम कह सकते हैं एवरेज रेवेन्यू कर्व इज टेंजेंट टू द एवरेज कॉस्ट कर्व। क्लियर। और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उसी पॉइंट पर जो एसएमसी कर्व है वो इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाएगा। अब क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व दोनों इसी पॉइंट पर इक्वल है, तो ये पॉइंट क्या शो करेगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। और इसके अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना आ गया, ओ क्यू आ गया। तो इस ओ क्यू आउटपुट पर ई क्यू क्या शो कर रहा है, एवरेज रेवेन्यू को शो कर रहा है, और यही ई क्यू किसको शो कर रहा है, एवरेज कॉस्ट को शो कर रहा है। क्या मतलब हुआ इसका, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू इट्स एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू दैट इज इक्वल टू ई क्यू एंड दिस इज इक्वल टू ओपी। एवरेज कॉस्ट दिस इज इक्वल टू ई क्यू एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ओपी। इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू ओपी एंड दिस इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट। तो इस तरह से फर्म केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही होगी, और इतना प्रॉफिट उसको मिल रहा होगा नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्म में, जिसके बेसिस पर शॉर्ट रन में वो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने की पोजीशन में होगी। एक्सपेंड नहीं कर सकती, लेकिन जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में वो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू जरूर कर सकती है। इतना प्रॉफिट उसे होता रहता है। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड सिचुएशन।
दैट इज द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? लॉन्ग रन का मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड से है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर प्लांट अपने प्लांट के साइज को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट। क्योंकि इसके हिसाब से क्या हो सकता है, फर्म्स नंबर ऑफ मशीन्स को इंक्रीज कर सकती है, अपने नए नए प्लांट्स वो डेवलप कर सकती है और इसके अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकती है। इससे क्या होगा, मार्केट में जब फर्म अपने प्लांट के साइज को इंक्रीज करेंगी तो कुल मिला के सप्लाई इंक्रीज होगी। डिमांड तो इंक्रीज हो रही है लॉन्ग पीरियड में, लेकिन इस डिमांड के साथ साथ जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं, जो पर्टिकुलर फर्म्स हैं, वो अपने प्लांट साइज को इंक्रीज करते हुए सप्लाई को इंक्रीज करती हैं। इसके साथ साथ परफेक्टली मार्केट के प्रॉफिट को देखते हुए नई फर्म्स भी क्या करती हैं, मार्केट में आना स्टार्ट कर देती हैं। तो उन नई फर्म्स के आने की वजह से भी सप्लाई बढ़ती है और इस तरह से मार्केट में सप्लाई लगातार बढ़ती चली जाती है। तो शॉर्ट फर्म में क्या होता है, शॉर्ट फर्म में तो कुछ फर्म्स थी जो लॉस भी इनकर कर रही थी। तो जिन फर्म्स का लॉस हो रहा था वो क्या करेंगे, वो अपने आउटपुट को रिड्यूस कर देंगे या फिर वो इंडस्ट्री को छोड़ देंगी। दोनों में से एक काम को करेंगे वो, है ना। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए जो प्रॉफिट रन कर रही थी वो अपनी सप्लाई बढ़ा देंगे, जिनका नॉर्मल प्रॉफिट चल रहा था वो नॉर्मल प्रॉफिट को रन करते हुए इसी वे में अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगे, जिनको लॉस हो रहा था वो अपने सप्लाई को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे और नई फर्म्स के आने की वजह से भी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कुल मिला के जो सप्लाई है मार्केट की वो लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी। जब सप्लाई अपने लार्ज लेवल से ऊपर पहुंच जाएगी तो ये क्या करेगी, जो मार्केट का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है उसको वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे वो जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो एब्जॉर्ब होता चला जाएगा और उसके एब्जॉर्ब होने की वजह से जितनी भी फर्म्स है मार्केट के अंदर वो केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में आ जाएंगी। इसका मतलब इन द लॉन्ग रन ऑल द फर्म्स विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी वो भी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी और जिनको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था वो तो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे ही करेंगी। इसको हम इस डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डायग्राम सेम वही होगा जो हमने शॉर्ट रन में स्टडी किया था, बस डिफरेंस इतना है दैट डायग्राम वाज इन रेफरेंस ऑफ शॉर्ट रन सिचुएशन एंड दिस डायग्राम इज इन रेफरेंस ऑफ लॉन्ग रन सिचुएशन। तो यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं कि मैंने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व को इंडिकेट किया है। एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दोनों पैरेलल है एक्स एक्सेस के, बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ई। ये ई पॉइंट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा और इसके अकॉर्डिंग जो फर्म का एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा और इस तरह से फर्म केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही होंगी। देखिए डायग्राम में एवरेज रेवेन्यू ई क्यू के बराबर एंड दिस इज इक्वल टू ओपी, एवरेज कॉस्ट ई क्यू के बराबर, इट इज ऑल्सो इक्वल टू ओपी। इसका मतलब ए आर इज इक्वल टू ए सी एंड दिस इज इक्वल टू ओपी विच इज डिनोटिंग द प्राइस। So all the firms will be earning only normal profit in the long run. Okay, thank you.